नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपवाह प्रणाली, यानी नदियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान की विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका अपवाह तंत्र कौन सा है, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का या आंतरिक अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, ये जो मटेरियल है, सामग्री है, आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। ये मैंने हाथों से नोट्स बनाए हैं दोस्तों आपके लिए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बिना जो है देरी किए। तो हम जो है इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला भाग होगा, अपवाह प्रणाली का पहला भाग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो हम शुरू करते हैं हमारा जो है टॉपिक अपवाह प्रणाली, जिसे नदियों के नाम से जाना जाता है। तो अपवाह प्रणाली के प्रकार जो है वो 3 प्रकार के हैं। अपवाह प्रणाली कितने प्रकार की है दोस्तों? 3 प्रकार की। आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र। दोस्तों, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ कुछ दूरी पर जाकर के ज़मीन में ही विलुप्त हो जाती है, और ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है और ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र है। जो ये भारत का ये नीचे का भाग है, तो इस तरफ तो है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, ठीक है। अरेबियन सी इधर है और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो कुछ नदियाँ अरब सागर में जाती है, कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती है, और कुछ नदियाँ थोड़ी दूर जाकर के ज़मीन में ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अपवाह प्रणाली के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। तो इसमें अब हम जो है इन नदियों की जो अपवाह तंत्र है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहले हम इन नदियों के नाम पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कौन सा है, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है, कौन सी नदी है जो अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये आंतरिक अपवाह तंत्र है, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है और ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है घग्गर। घग्गर नदी सबसे बड़ी है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी कौन सी है? घग्गर नदी, ठीक है। ये घग्गर नदी सबसे बड़ी है। उसके बाद कांतली नदी, बाणगंगा नदी, कांकनी नदी, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी और मैंथा नदी, ये सारी नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं दोस्तों। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। इसके बाद में देखिए, इसकी सहायक नदियों में बनास, बेड़च, सीप, डाई, मोरेल, मानसी, कोठारी, खारी और बाणगंगा, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से आधी नदियां तो बनास की सहायक नदियां हैं और आधी चंबल की है। लेकिन ये अपवाह तंत्र कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। नदी का नाम देखिए पूछा जा सकता है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है? तो चंबल, बनास, बेड़च, सीप, डाई, मोरेल, मानसी, कोठारी, खारी और बाणगंगा। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ जाती है? लूणी नदी। देखिए दोस्तों, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है लूणी नदी। अब देखिए, इसके अलावा साबरमती, पश्चिमी बनास, माही, सोम, जाखम और चाप, ये सारी नदियाँ अपना जल जो है अरब सागर में लेकर जाती है, ठीक है। ऐसे जाती है इस तरफ, और बंगाल की खाड़ी की पानी जो है इस तरह से जाता है, ठीक है। और आंतरिक अपवाह तंत्र कुछ दूर चल करके जो है विलुप्त हो जाता है ज़मीन के अंदर। तो वापस से देख लेते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की। घग्गर, कांतली, बाणगंगा, कांकनी, रूपनगढ़, साबी और मैंथा। और बंगाल की खाड़ी की है चंबल, बनास। फिर इसके बाद में इसकी सहायक, चंबल की तो है बनास, और फिर बनास की जो है बेड़च, सीप, डाई, खारी, मोरेल, मानसी, कोठारी, बाणगंगा। ये बाणगंगा नहीं है बनास की, बाणगंगा अलग से नदी है। इसके अलावा अरब सागर का अपवाह तंत्र में लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास, माही। माही की जो है ये सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम और चाप, ठीक है दोस्तों। इनको अच्छे से हमें याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये राजस्थान का नक्शा बनाया है मैंने, तो इसमें आप अच्छे से देख लीजिए कि ये आंतरिक अपवाह तंत्र तो क्या है, राजस्थान का राजस्थान में ही विलुप्त हो जाता है, जबकि कुछ नदियां जो है अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है और कुछ नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और इधर अरब सागर का अपवाह तंत्र, ठीक है। तो इधर से देखिए चंबल आती है, चंबल इस तरह से जाते हुए
बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो यमुना में मिल करके फिर गंगा के साथ में ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इसके साथ में ये बनास नदी भी सहायक नदी के रूप में जाती है। अब इधर देखिए लूणी नदी जाती है दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी जाती है, साबरमती नदी जाती है। तो ये क्या है, अरब सागर की नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर। घग्गर का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, कालका मंदिर के पास से हिमाचल प्रदेश में। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में। राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील भी जो है इस घग्गर नदी के किनारे ही है, हनुमानगढ़ में है दोस्तों। तो राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा झील है। तो तलवाड़ा गांव है, वहाँ उसके टिब्बी तहसील से ये राजस्थान में घग्गर नदी प्रवेश करती है। ठीक है, अब इसके उपनाम देखिए, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी और सरस्वती नदी। नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी और सरस्वती नदी। आगे देखते हैं इसके अंदर। राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और सबसे ऊंची झील है माउंट आबू झील है, नक्की झील वहाँ पर माउंट आबू में। और घग्गर नदी के उपनाम है नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, दृष्टदती नदी और लेटी हुई नदी। ये सारे उपनाम हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश से राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। अनूपगढ़ नहीं है दोस्तों, पहले अनूपगढ़ था। ये नोट्स मेरे उसी समय के बनाए हुए हैं, तो अब अनूपगढ़ ज़िला वापस से हट चुका है। तो देखिए दोस्तों, 2 ही ज़िले आएंगे, हनुमानगढ़ और गंगानगर। उसके बाद में ये आंतरिक अपवाह तंत्र है तो ज़मीन में विलुप्त हो जाती है। अगर इसमें कभी बरसात का तेज़ पानी आता है तो फिर ये पाकिस्तान तक भी चली जाती है। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। राजस्थान का शोक कहा जाता है इस घग्गर नदी को। जब इसमें बाढ़, ये बरसात का पानी बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है तो फिर इसमें बाढ़ आ जाती है, जिससे राजस्थान में जो है पानी ही पानी हो जाता है। तो क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक कहा जाता है घग्गर नदी को। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर कुल लंबाई है। राजस्थान में लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। देखिए कुल लंबाई इसकी 465 है, यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है वहाँ से लेकर के और ये राजस्थान में आती है, राजस्थान में जाकर के पाकिस्तान तक। तो ये सारी लंबाई क्या है इसकी? 465 है। ठीक है, 465 किलोमीटर। लेकिन केवल राजस्थान में पूछो तो कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। कुल लंबाई 465 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई लगभग 100 किलोमीटर। इसके किनारे पर शहर हैं पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, गंगानगर। अनूपगढ़ अब जो है ज़िला बन चुका था दोस्तों, लेकिन वो हटा दिया गया है। लेकिन अनूपगढ़ जो है शहर घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है, ध्यान में रखिएगा। तो पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, गंगानगर और अनूपगढ़ ये शहर घग्गर नदी के किनारे है। सभ्यता देखिए कौन सी विकसित हुई इसके किनारे? कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? कालीबंगा। राजस्थान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। राजस्थान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। दोस्तों ये नोट्स एक एक लाइन को अच्छे तरीके से लेकर के बनाए गए हैं, और किताबों में देखो बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई रहती है दोस्तों, तो उसको पढ़ने से ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। तो ये आप मेरे ये नोट्स पढ़िएगा, इसके अंदर शानदार एक से एक जो है सवाल जो आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, और एक एक लाइन में प्रश्न बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। अंतिम स्थान पाकिस्तान के बहावल नगर में फोर्ट अब्बास तक, यानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जब इसमें पानी ज़्यादा आ जाता है नदी में, घग्गर नदी में, तब ये पानी कहाँ पर जाता है? पाकिस्तान के बहावल नगर के फोर्ट अब्बास तक जाता है। और पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? हकरा। कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई, इसके बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, गंगानगर और अनूपगढ़ इसके शहर बसे हुए हैं किनारे पर। 100 किलोमीटर राजस्थान में है और टोटल लंबाई है 465 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं।
कांकनी नदी दूसरी नदी है अपवाह तंत्र की कांकनी नदी। उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव से होता है। कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर के कोठारी गांव से होता है। आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है। दोस्तों सबसे बड़ी नदी तो है घग्गर और सबसे छोटी नदी है कांकनी नदी। उपनाम है इसका कांकनेय नदी और मसूरदी नदी। कांकनी, मसूरदी और कांकनेय एक ही नदी के नाम हैं। कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, जैसलमेर में 17 किलोमीटर तक बहती है और वहीं पर ही विलुप्त हो जाती है। जैसलमेर के रूपसी गांव में बुझ झील का निर्माण करती है। रूपसी गांव में बुझ झील का निर्माण करती है। विलुप्त कहाँ पर होती है? थोड़ी दूर बहकर मीठा खाड़ी झील है वहाँ पर, उसमें विलुप्त हो जाती है जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, तो निकलती है कोठारी गांव से। सबसे छोटी नदी है कांकनी और मसूरदी इसका उपनाम है। 17 किलोमीटर लंबाई है और बुझ झील का निर्माण करती है रूपसी गांव में और मीठा खाड़ी झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगली नदी देखते हैं कांकनी नदी। कांकनी नदी के बारे में देखेंगे हम। उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से। कांतली नदी इंपॉर्टेंट है, शेखावाटी की नदी है दोस्तों। सीकर जिले से निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से। विलुप्त होती है सीकर जिले से बहती हुई झुंझुनू के पास में विलुप्त होती है। देखिए आगे चूरू की जो सीमा है वहाँ पर विलुप्त होती है ये, तो हम देखते हैं। कांतली नदी उद्गम सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से विलुप्त होती है। सीकर जिले से बहती हुई झुंझुनू में बहकर चूरू जिले में विलुप्त होती है। चूरू जिले की सीमा पर यह विलुप्त हो जाती है। सभ्यता देखिए गणेश्वर सभ्यता है, इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। झुंझुनू जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। और कि तोरावाटी कौन सी नदी का अपवाह जो है क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है? तो देखिए ये कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहा जाता है। उपनाम है इसका मौसमी नदी। मौसमी नदी कौन सी है? कांतली नदी। ठीक है दोस्तों, अगली नदी पढ़ते हैं हम, साबी नदी। साबी नदी उद्गम सेवर की पहाड़ियों से, जयपुर से। देखिए साबी सेवर विलुप्त होती है जयपुर व अलवर में बहती हुई हरियाणा में गुड़गांव के पटौदी गांव में। ठीक है, गुड़गांव के, इसको गुरुग्राम भी कहते हैं, अब पटौदी गांव में विलुप्त होती है साबी नदी। तो देखिए सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। जयपुर व अलवर में बहती हुई हरियाणा में गुड़गांव यानी गुरुग्राम के पटौदी गाँव में जो है ये बहती है, विलुप्त हो जाती है। सभ्यता है जोधपुरा सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई। जयपुर जिले में स्थित है जोधपुरा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा इसका डायग्राम बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ से जयपुर से निकल रही है ये और हिमाचल प्रदेश के पटौदी गांव में ये चली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। मेंथा नदी उद्गम जयपुर जिले में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मेंथा नदी का जयपुर जिले में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मनोहर मेंथा ध्यान में रखिएगा। बहाव क्षेत्र है, जयपुर से निकलकर नागौर जिले में बहती हुई सांबर झील में गिरती है। जयपुर से निकलती है फिर नागौर में बहती है और सांबर झील में ये विलुप्त हो जाती है। तो ये है मेंथा नदी और साबी नदी। इसके अलावा हम देखते हैं इसके किनारे लूणवा तीर्थ स्थल, जैन धर्म का लूणवा तीर्थ स्थल है, वो स्थित है मेंथा नदी के किनारे। ध्यान में रखिएगा, मेंथा नदी के किनारे लूणवा तीर्थ स्थल स्थित है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। इसके अलावा आगे नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी देख लेते हैं हम दोस्तों। उद्गम होता है अजमेर ज़िले में किशनगढ़ की पहाड़ियों से उद्गम होता है। अजमेर ज़िले की किशनगढ़ की पहाड़ियों से उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र है, अजमेर ज़िले व जयपुर में बहकर सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। अजमेर ज़िले व जयपुर में बहकर सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी दोनों सांबर झील में विलुप्त हो जाती है, ध्यान में रखिएगा। रूपनगढ़ नदी अजमेर ज़िले से निकलती है और मेंथा नदी जयपुर ज़िले से निकलती है। ठीक है, चलिए इसके किनारे पर सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद यानी निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है। आगे नदी देखते हैं हम, रूपारेल नदी।
रूपारेल नदी देखिए दोस्तों, उद्गम अलवर ज़िले के उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उदय होता है। तो देखिए रूपारेल नदी है, उदयनाथ की पहाड़ियों से उदय होता है इसका, और अलवर ज़िले में बहती है। ये बहाव क्षेत्र है अलवर और भरतपुर। विलुप्त होती है अलवर से निकलकर भरतपुर ज़िले में। अलवर से निकलकर भरतपुर ज़िले में ये विलुप्त हो जाती है, अलवर भरतपुर में। और उपनाम है इसका लसवारी नदी या वराह नदी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, लसवारी नदी, वराह नदी। बांध बना हुआ है भरतपुर ज़िले में, सीकरी बांध इस नदी पर बना हुआ है। रूपारेल नदी भरतपुर में सीकरी बांध बना हुआ है इस नदी पर। और कहाँ से निकलती है? अलवर से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ियों से। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे, ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ पढ़ी है हमने, जिसमें सबसे बड़ी नदी है घग्गर और सबसे छोटी नदी है कांकनी नदी, जैसलमेर से निकलती है। उसके अलावा अन्य नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है, रूपारेल है, मेंथा है, साबी है, ठीक है, कांतली है। अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। चंबल नदी देखिए सबसे बड़ी नदी है बंगाल की खाड़ी की, जो राजस्थान में बहने वाली नदियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। उद्गम होता है इसका एमपी से, मध्य प्रदेश से। जनापाव की पहाड़ियाँ है महू ज़िले में, मध्य प्रदेश के महू ज़िले में जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी इसे कहते हैं। राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। देखो, जैसे चंबल, जैसे चौरासीगढ़ और जैसे चित्तौड़गढ़, तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर में जाती है, एकमात्र नदी। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का नीचे वाला भाग है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, और एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर में जाती है और फिर ऐसे घूम के ये यमुना में मिल जाती है। बहाव क्षेत्र देखिए चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर के बाद में ये उत्तर प्रदेश में जाती है, और ये जो यमुना नदी है वहाँ पर मिल जाती है, यमुना नदी के अंदर, और फिर ये गंगा नदी में मिल कर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, ये यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनती है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वापस से रिपीट कर लेते हैं। चंबल नदी एमपी में जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, महू जिला है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। एकमात्र नदी जो दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। बहाव क्षेत्र है इसका चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं। विलीन होती है ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में मुरादगंज में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में मुरादगंज में यमुना नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई है इसकी 966 किलोमीटर, और राजस्थान में 135 किलोमीटर ये बहती है। कुल लंबाई 966 है, राजस्थान में पूछे तो 135 किलोमीटर। अब देखिए चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी तक, उसके बाद में वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, इसलिए चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी तक टोटल लंबाई इसकी है 135 किलोमीटर। सीमा बनाती है दोस्तों। देखिए अंदर अंदर बहती है, तो ये देखिए नीचे की तरफ इस तरह से ये राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। तो यहाँ से ये चित्तौड़गढ़ से जाती है कोटा, बूंदी, उसके बाद में सवाई माधोपुर, उधर फिर करौली और धौलपुर। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक जो है बहती है वो तो है 135 किलोमीटर, और ये आगे की जो सीमा बनाती है धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली एमपी के साथ में राजस्थान की सीमा बनती है, तो वो सीमा कितनी है दोस्तों? 250 किलोमीटर। ये 250 किलोमीटर ये वाली है, और 135 किलोमीटर ये वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और टोटल लंबाई हो गई है 966 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है ये 250 किलोमीटर। ठीक है, सीमा बनाती है या फिर अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, दोनों एक ही बात है। 250 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। 4 बांध बने हुए हैं इसके ऊपर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर बांध जो है ये कोटा में है, और कोटा बैराज भी कोटा में है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जवाहर सागर और कोटा बैराज तो कोटा में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, और गांधी सागर एमपी में है। और अब देखिए ये 3 बांध जो है
गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन 3 बांधों से तो पेयजल की व्यवस्था होती है, लेकिन कोटा बैराज से केवल सिंचाई का ही काम किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और ये जो है सीरीज भी है दोस्तों। तो जैसे राजस्थान में ये चंबल नदी प्रवेश करती है, तो सबसे पहले बांध जो है चंबल नदी पर कौन सा बना हुआ है, ये गांधी सागर बांध बना हुआ है, राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। उसके बाद में अगला बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, राणा प्रताप सागर। फिर आगे चलेंगे, अगला बांध बना हुआ है कोटा में, जवाहर सागर। और फिर सबसे लास्ट बांध कौन सा है, कोटा बैराज है। तो इसकी जो है ये सीरीज भी ध्यान में रखिएगा। पहले नंबर पर ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जैसे ये ऊपर से लिखे हुए हैं वैसे के वैसे हमें याद करने हैं। आगे देखते हैं हम इसमें। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है दोस्तों। चंबल नदी पर बने चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध है। चारों बांध जो चंबल नदी पर बने हुए हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, इनमें सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसके बाद में देखिए राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान में चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। अब केवल राजस्थान में पूछे चंबल नदी पर, तो सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राणा प्रताप सागर। और टोटल बांध पूछे तो उनके अंदर है गांधी सागर बांध। अगला है, अब देखिए दोस्तों, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी, बामनी नदी, चंबल नदी में बामनी नदी मिलती है। चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में बामनी नदी मिलती है। तो यहाँ पर चूलिया जलप्रपात भैंसरोगढ़ में बनता है। ठीक है दोस्तों, भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोगढ़ नामक स्थान है, वहाँ पर बामनी नदी चंबल नदी में मिलती है। तो वहाँ पर एक जलप्रपात बनता है, चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए, ये एकदम हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इनको एक आपको केवल नोट्स बनाने हैं, बाकी जैसे किताबों में कितनी थ्योरी लिखी हुई होती थी उसमें से छाँट छाँट के हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इनके आप अच्छे से नोट्स बनाइए। और जैसा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करके बताएँ, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको आपकी मेहनत में सफल बनाएं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। त्रिवेणी संगम, अब चंबल नदी पर जो है त्रिवेणी संगम है वो इम्पोर्टेंट है, इनसे सवाल पूछे ही जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये चूलिया जलप्रपात भी इम्पोर्टेंट है। चंबल, बनास, सीप, 3 नदियाँ मिलती है, चंबल, बनास और सीप, सवाई माधोपुर में बनती है। तो यहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम बनता है, चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है। आगे देखिए, सर्वाधिक सतही जल, सर्वाधिक सतही जल इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जा चुका है चंबल नदी पे। चंबल नदी का सर्वाधिक सतही जल किस में है, चंबल नदी में है। उसके बाद में बनास, माही और लूणी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बनास, माही और लूणी, ये सीरीज है पूरी कि सर्वाधिक सतही जल चंबल में है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बनास में है, तीसरे नंबर पर माही में है और चौथे नंबर पर लूणी में है। सर्वाधिक अवनावली का जो है अपर्दन होता है वो चंबल नदी में होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मिट्टी में नालियाँ बन जाती है, इसका बहाव क्षेत्र बहुत तेज होता है। ठीक है, इस वजह से अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक चंबल नदी से होता है। चंबल नदी बूंदी के केशवराय पाटन के पास सर्वाधिक गहरी है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक गहरी पूछे तो कहाँ पर है, केशवराय पाटन के पास बूंदी में चंबल नदी सर्वाधिक गहरी है। सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी है, इसके किनारे पर जो है देखिए दोस्तों सर्वाधिक कंदराएं बनी हुई है, यानी गुफाएं बनी हुई है, तो सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डांग की रानी। देखिए दोस्तों, चंबल नदी के जो आसपास जो जंगल है उसको डांग कहा जाता है, और सर्वाधिक डांग क्षेत्र यानी जंगल का क्षेत्र चंबल नदी के किनारे कहाँ पर है, करौली में है, इसलिए करौली को क्या कहा जाता है, डांग की रानी कहा जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र नामित नदी है, ध्यान में रखिएगा, नॉमिनेट होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, चंबल नदी, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित हुई है, इम्पोर्टेंट है। अब इसकी सहायक नदियाँ देखिए, बनास, काली सिंध, आहू, पार्वती, परवन और बामनी, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बनास, काली सिंध, आहू, पार्वती, परवन और बामनी नदी, ये बामनी नदी की सहायक नदियाँ देखिए, कुराल, मेज, सीप, कुन्नू, छोटी काली सिंध। ठीक है दोस्तों, तो
ये बनास, काली सिंध, आहू, पार्वती, बनास, बामनी, कुराल, मेज, सीप, कुन्नू और छोटी काली सिंध, ये सभी नदियां जो है चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए दोस्तों, चंबल नदी में एक स्तनपायी जीव पाया जाता है जिसका नाम है गांगेसूस। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंबल नदी में स्तनपायी जीव गांगेसूस पाया जाता है। इसके किनारे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य बना हुआ है दोस्तों। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, करौली और धौलपुर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य बना हुआ है दोस्तों। देखिए, सवाई माधोपुर में, कोटा में, बूंदी में, करौली में और धौलपुर में बना हुआ है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बनास नदी, बनास नदी को देखते हैं हम। उद्गम राजसमंद ज़िले में खमनोर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। राजसमंद ज़िले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है, जबकि चंबल नदी का हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से होता है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में बहने वाली, यानी कि पूर्णतः बहाव कहाँ पर होता है उसका, राजस्थान में होता है। इसलिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। और वैसे देखा जाए तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। कुल लंबाई है इसकी 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर लंबाई है बनास नदी की। सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र टोंक जिले में, सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र है बनास नदी का टोंक जिले में। टोंक को 2 भागों में बांटती है। इससे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों, कांतली नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। इसी प्रकार बनास नदी भी टोंक को 2 भागों में बांटती है। आगे देखते हैं हम इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद से निकलती है ये खमनोर की पहाड़ियों से। उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, बूंदी और कोटा नहीं आएगा दोस्तों, सवाई माधोपुर। ठीक है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। अब ये भीलवाड़ा जो है शाहपुरा ज़िला नहीं रहा है, भीलवाड़ा ही आएगा। टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। तो राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से टोंक और टोंक के बाद सवाई माधोपुर, ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। और सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है। आगे देखिए, हम देखते हैं विलीन कहाँ पर होती है। सवाई माधोपुर में चंबल नदी में विलीन हो जाती है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर, रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। ये चंबल में जब मिलती है तो वहाँ पर एक नदी और आकर के मिलती है। तो इस तरह से ये रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलते समय जो है एक नदी और मिलती है इसमें, उसके साथ में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, बनास नदी में भीलवाड़ा में मेनाल और बेड़ाच नदियां आकर मिलती है। बनास नदी में भीलवाड़ा में मेनाल और बेड़ाच नदी मिलती है। तो यहाँ पर भीलवाड़ा में भी इसका जो है मेनाल में त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिवेणी संगम देखते हैं हम बनास नदी के। बनास, बेड़च, मेनाल कहाँ पर में होता है दोस्तों? भीलवाड़ा में। बनास, डाई और खारी नदियाँ कहाँ पर मिलती है? टोंक जिले में मिलती है, राजमहल नामक स्थान पर। तो ये बनास नदी के त्रिवेणी संगम है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम टोंक जिले में। तो वापस से त्रिवेणी संगम देख लीजिए, बनास, मेनाल और बेड़च भीलवाड़ा में, बनास, डाई, खारी टोंक जिले में। टोंक जिले में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। टोंक जिले में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है दोस्तों। बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बेड़च, मानसी, मोरेल, कोठारी, खारी, मेनाल, डाई और खारी। तो अब देखिए, खारी 2 बार लिखा गया है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, 1 बार ही आएगा। तो अब इसका ट्रिक हमने बनाया है, मामों को खाबे बनास, मामों को खाबे बनास। तो देखिए, माँ से मानसी, मो से मोरेल, को से कोठारी, खा से खारी, बे से बेड़च। ठीक है, और बनास जो है ये मुख्य नदी है। तो आगे देखते हैं हम इसमें।
टोंक और अजमेर ज़िले में इसका प्रवाह सर्पिलाकार है। टोंक और अजमेर ज़िले में ये सांप की जैसे जो है सर्पिलाकार आकार में बहती है दोस्तों। अब इसके उपनाम देखते हैं हम, वशिष्ठी नदी, वर्णाशा नदी और वन की आशा नदी। वशिष्ठी, वर्णाशा और वन की आशा, सारे नाम वैसे ही वैसे है और इसका खुद का नाम वैसे है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। सहायक नदियाँ देखिए, बेड़च। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम अंदर ही इसी में पढ़ लेते हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर विलुप्त होती है, ठीक है। तो बेड़च नदी है इसकी सहायक नदी। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। गोगुंदा से बेड़च का जो है उद्गम होता है। गोगुंदा से निकलने के बाद उदय सागर झील में गिरती है, तब इसका नाम आयड़ होता है। जब गोगुंदा से निकलती है तब इसका नाम आयड़ होता है दोस्तों, और उदय सागर झील में गिरती है। जब उदय सागर झील से निकलती है तो उसके बाद इसका नाम जो है बेड़च हो जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उदय सागर झील में गिरने से पहले तो आयड़ है और उदय सागर झील से निकलने के बाद में बेड़च नाम पड़ जाता है इसका। उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। यहाँ से निकलकर चित्तौड़गढ़ में जाती है और वहाँ इसमें गंभीरी नदी आकर मिलती है। चित्तौड़गढ़ शहर बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे पर स्थित है। बेड़च नदी बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। देखिए दोस्तों, बेड़च नदी बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, बेड़च नदी का उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड़ नाम होता है, निकलने के बाद में बेड़च हो जाता है। यहाँ से ये जाती है चित्तौड़गढ़ में, जहाँ इसमें गंभीरी नदी आकर मिलती है। तो ये चित्तौड़गढ़ जो शहर है वो बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। बेड़च नदी बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी की कुल लंबाई, कोठारी नदी की कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। कोठारी नदी की लंबाई, कोठारी नदी जो है उसकी कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। सभ्यता है बागोर की सभ्यता इस कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। कोठारी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और ये जो है बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं हम खारी नदी। खारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से। खारी का उद्गम होता है बिजराल गांव की पहाड़ियों से, विलीन होती है ये राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिले में बहती हुई देवली के पास राजमहल गाँव में बनास नदी में मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, राजसमंद से निकलती है तो राजसमंद के बाद भीलवाड़ा में जाती है, फिर अजमेर जाती है, फिर टोंक जिले में जाती है। टोंक जिले में देवली गांव के पास में एक राजमहल गांव है, उस राजमहल गांव में ये बनास नदी में विलीन हो जाती है। इसी नदी के पास बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो राजमहल गांव में बना हुआ है ये बिसलपुर बांध बनास नदी के ऊपर, ठीक है, जिसे चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। आगे हम पढ़ते हैं डाई नदी। डाई नदी उद्गम है अजमेर ज़िले में किशनगढ़ की पहाड़ियों से, विलीन होती है ये अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से डाई नदी निकलती है दोस्तों। तो विलीन कहाँ पर होती है ये? अजमेर व टोंक जिले में बहती हुई देवली के पास राजमहल स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो यहीं पर देखिए खारी नदी भी आकर मिल रही है। तो बनास, डाई और खारी तीनों नदियाँ मिलती है राजमहल गांव में, राजमहल नामक स्थान पर। तो यहाँ पर क्या है? त्रिवेणी संगम है। तो बनास, डाई, खारी, राजमहल टोंक जिले में यहाँ पर इनका त्रिवेणी संगम है। बनास, डाई, खारी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल है। अगला देखते हैं काली सिंध नदी। काली सिंध देखिए चंबल की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। चंबल की सहायक, अभी तक हमने जो ये छोटी छोटी नदियाँ पढ़ी है ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। बनास किसकी है? चंबल की सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें चंबल की सहायक नदियों के साथ साथ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उसकी भी सहायक नदियों के बारे में बताया जा रहा है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट हम, दूसरी नदी आ रही है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है, सेकंड नंबर की नदी है दोस्तों। पहली थी बनास, इसका उद्गम होता है बागली गांव, देवास जिला, एमपी से होता है। काली सिंध का उद्गम
एमपी से होता है, देवास जिले के बागली गांव से होता है। विलीन होती है ये झालावाड़ से कोटा में जाकर नौनेरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। झालावाड़ से ये काली सिंध नदी देखिए दोस्तों एमपी से झालावाड़ से प्रवेश करती है राजस्थान में, तो झालावाड़ से ये कोटा में बहती है, कोटा में जाकर के ये नौनेरा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में प्रवेश करती है ये रायपुर नामक स्थान पर झालावाड़ में प्रवेश करती है। इसी नदी पर काली सिंध परियोजना बनी हुई है झालावाड़ में, इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायक नदियां हैं आहू, परवन, नेमाज और निमाज। आहू, परवन, निमाज या नेमाज। गागरोन दुर्ग बना हुआ है दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे। तो देखिए काली सिंध और आहू नदियों के किनारे गागरोन दुर्ग बना हुआ है, तो दुर्ग का भी सवाल आ गया है देखिए दोस्तों। और इसके संगम पर बना हुआ है, और ये क्या है, जल दुर्ग। नदियों के ऊपर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या है, जल दुर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सहायक नदियां हैं इसकी आहू। आहू का उद्गम होता है सुसनेर एमपी से, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ के नंदपुर से और विलीन हो जाती है ये गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में विलीन हो जाती है। तो आहू किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जल दुर्ग बना हुआ है देखिए दोस्तों गागरोन दुर्ग। जल दुर्ग जो है गागरोन दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। और सहायक नदी कौन सी है इस काली सिंध की सहायक नदी, और कौन सी है, पीपलाद नदी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम परवन नदी। परवन नदी देखिए उद्गम होता है मालवा के पठार एमपी से। मालवा के पठार जो है मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, दो धाराओं के रूप में होता है। दो धाराओं के रूप में होता है दोस्तों, कौन कौन से, एक तो है अजनार नदी। दो धाराएं जो है वो, तो एक धारा है अजनार नदी की और एक धारा है घोड़ा पछाड़ नदी की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। परवन नदी का उद्गम दो धाराओं के रूप में होता है, अजनार नदी और घोड़ा पछाड़ नदी। राजस्थान में प्रवेश मनोहर थाना तहसील झालावाड़ से प्रवेश करती है। विलीन होती है ये बारां के समीप। अब देखिए झालावाड़ से बारां में जाती है और बारां के समीप रामगढ़ नामक स्थान पर काली सिंध में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके किनारे सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, बारां में है। सांपों की शरण स्थली है ये स्थित है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी है देखिए दोस्तों काली खो नदी। काली खो नदी इसकी सहायक नदी है किसकी, इस परवन नदी की सहायक नदी है काली खो नदी, इंपॉर्टेंट है। और सांपों की शरण स्थली है शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग भी देखिए काली खो और परवन नदी के संगम पर है, तो ये भी क्या है दोस्तों, जल दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। मनोहर थाना दुर्ग काली खो और परवन नदी के संगम पर है, इसलिए ये भी जो है जल दुर्ग है। आगे बढ़ते हैं हम, नेमाज या निमाज नदी। नेमाज या निमाज नदी, इसका उद्गम होता है विंध्याचल की पहाड़ियों से, मानपुरा तहसील मध्य प्रदेश से, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश करती है ये कोल्लू खेड़ी नामक स्थान पर झालावाड़ से। झालावाड़ से प्रवेश करती है दोस्तों, विलीन हो जाती है ये झालावाड़ में अकलेरा गांव में। अकलेरा गांव में झालावाड़ में परवन नदी के साथ काली सिंध में मिल जाती है। काली सिंध में मिल जाती है ये परवन नदी के साथ में। उजाड़ नदी, इसके बाद में देखते हैं हम दोस्तों, उजाड़ नदी काली सिंध की सहायक नदी है। बस ध्यान में रखना है, उजाड़ नदी किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं, चलिए दोस्तों अगली नदी है मेज नदी। तो मेज नदी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चंबल की सहायक नदी है मेज नदी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से। मेज नदी का उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से और बूंदी के लाखेरी नामक स्थान पर, बूंदी के लाखेरी नामक स्थान पर चंबल में विलीन हो जाती है। देखिए दोस्तों, लाखेरी बूंदी का नाम आया है तो सीमेंट का सबसे जो पहला कारखाना है, सबसे पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में ही खोला गया था, इम्पोर्टेंट है, चलिए ध्यान में रखिएगा। सहायक नदी है इसकी मांगली और कुराल। मेज नदी की सहायक नदियां हैं मांगली और कुराल। और नदी पर, इस नदी पर क्या बना हुआ है दोस्तों, भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। मेज नदी पर क्या बना हुआ है, इम्पोर्टेंट है, बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। तो मेज नदी चंबल की सहायक नदी है, बिजोलिया भीलवाड़ा से उद्गम बूंदी के लाखेरी नामक स्थान पर चंबल नदी में,
चंबल में सीमेंट का सबसे पहला कारखाना है। सहायक नदी है मांगली और कुराल, और इसी नदी पर भीमतल जलप्रपात बना हुआ है बूंदी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है प्रयास रहा है आपको आज अफवाह तंत्र का पहला भाग लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। इसके बाद में फिर मिलेंगे हम अगले भाग में, जिसमें अन्य नदियों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें अभी अरब सागर का अफवाह तंत्र पूरा रह रहा है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर वीडियो पर ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। जैसे आपका लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और ये जानकारी आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो आपको शुभकामनाएँ देते हुए फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।